हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें। और साथियों, इस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके साथ हम कक्षा 4 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10, 11 और 12। ठीक है, पार्ट 10 का नाम है हु तू हु तू। देखिए यहाँ पर एक ये दिया गया है हु तू आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाएं, इधर से पकड़ो, पैर से पकड़ो, पैर से इसका पैर पकड़ लो। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है ये एक खेल की बात हो रही है। और देखिए ये चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बच्ची है जो कि यहाँ पर इस लाइन को छूने की कोशिश कर रही है और बाकी की दूसरी टीम की जो लड़कियां हैं वो इसको पकड़ रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं ये लड़कियां? आउट आउट की आवाजें आ रही है, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को किस नाम से जानते हो? तो देखिए इस पाठ में इस खेल को कहा गया है हू तू। ठीक है, किसी किसी जगह पर इसको कहा जाता है चेडू गुडू, किसी जगह कहते हैं हाडूडू और किसी जगह कहते हैं छू किटकिट। और सामान्यतः जिस नाम से आप सभी और हम सभी जिसको जानते हैं उसे कहते हैं कबड्डी। ठीक है, तो एक बड़े स्तर पर जहाँ जो नाम प्रसिद्ध है कबड्डी के नाम से मोस्टली इस खेल को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और स्थानीय आधार पर इसके अलग अलग नाम भी हैं जैसे कि चेडू गुडू, हुतुतु, हाडूडू, छू किटकिट। ठीक है, और हो सकता है कि और अन्य स्थानीय जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता हो। ठीक है, इसमें दो टीम होती है और दोनों टीमों में से क्या कर रही होती हैं, एक टीम का दूसरा खिलाड़ी वहां तक कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है और बाकी की टीम के खिलाड़ी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वह लौटते समय लाइन को छू ले तो बाकी की टीम के जितने भी खिलाड़ी उससे टच होते हैं वह आउट मान लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ छोड़ने वाली थी, घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाली की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। अब दूसरी टीम की एक जो खिलाड़ी थी, जिस टीम की मतलब जो लड़कियां आउट हुई, उस टीम की एक खिलाड़ी थी रोजी। वो कहने लगी कि जो श्यामला है उसकी तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट गई थी तो सब इतनी देर तक उसको क्यों दबोचे रहीं। काफी बहस हुई पर अंत में श्यामला की जीत हुई। श्यामला कौन है? तो श्यामला यहाँ पर आप देख पाए इस चित्र में ये जो लड़की इस लाइन को छूने की कोशिश कर रही है यह श्यामला है और ये बाकी की प्रतिद्वंदी दूसरी टीम की लड़कियां हैं जो इसको पकड़ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला, ये हमने क्यों पढ़ा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, हर खेल के क्या होते हैं, अपने अपने कुछ ना कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के साथ ही अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, वो मतलब जो खेल है वो सही तरीके से संचालित हो पाता है। अगर हम उस खेल के नियमों को नहीं मानेंगे, अगर उनका पालन नहीं करेंगे तो खेल से बाहर कर दिए जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर और देखने को मिल रहा है। इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम हम सही ढंग से कर सकें। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हमें इन्हें सुलझाते भी हैं। ठीक है, तो दैनिक जीवन में हमारे में कई लोगों से आपस में किसी भी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन मतभेदों को सुलझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो ऐसा ही है कबड्डी का खेल, खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना। तो ये पूरी की पूरी बात हो रही है यहाँ पर किसकी? कबड्डी के खेल की। अब देखिए एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं।
इस पर चर्चा करवा सकते हैं। तो क्या है, अगर हम बात करें तो बच्चों के मन में एक ही चीज होती है कि कबड्डी की जो टीम होती है वो केवल और केवल पुरुषों की टीम होती है। और कई खेल ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, और वहां के जैसे पुरुष खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि केवल इस क्षेत्र में केवल और केवल जो है पुरुष, यानी कि लड़के ही मतलब इस टीम में भाग लेते हैं, बाकी की लड़कियों की कोई टीम नहीं होती है। तो हमें बच्चों को बताना है कि ऐसा नहीं है। कोई भी खेल हो, वो दोनों ही जेंडर के लिए हो सकता है, और कोई भी खेल किसी विशेष जाति और विशेष वर्ग के लिए नहीं होता। सब उसमें समानता के साथ भाग लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे इसमें चर्चा हम आगे आएगा भी, और उसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं, और इनके बारे में कई बार क्वेश्चन, हमारी जितनी भी चयन परीक्षाएं हुई हैं या टेट परीक्षाएं जो भी होती हैं टीचर भर्ती से संबंधित, वहाँ के इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है? वेट लिफ्टर है। कई बार पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी मतलब कौन, किस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वेट लिफ्टर है। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, तो पूछ लिया जाता है किस राज्य की रहने वाली हैं, तो आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, और जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि ये कितने एक बार में कितना वजन तक उठा लेती हैं, तो 130 किलोग्राम। ठीक है। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का काम करती हैं। ठीक है। यानी कि रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब देखिए यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी का क्यों बताया गया, क्योंकि हमने देखा था कि क्या है कि जो जेंडर वाली बात हुई थी, लिंग वाली बात हुई थी, कि केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल पुरुष ही किसी विशेष क्षेत्र में या किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करें, महिलाएं भी उस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है, और इस चित्र में ये 3 बहनें हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं, और ये तीनों कबड्डी खेलती थीं और दूसरों को सिखाती भी थीं। और शुरुआत में जब इन्होंने मतलब खेलने की कही, तो मतलब लोग इन्हें, इनके परिवार के खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। मतलब लोगों की अगर हम बात करें, जो रूढ़िवादी सोच है, उस वजह से भी लड़कियां काफी आगे नहीं बढ़ पाई। और मतलब देखा जाए तो अब तो काफी हद तक मतलब इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन कई कई क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर तक अगर हम बात करें, तो आज भी कहीं ना कहीं जो समाज है वो पुरुष प्रधान ही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओलंपिक खेलों में पदक लेने वाले, यानी कि जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों को मदद करें। अब हम बच्चों से कहें कि बेटा ऐसे ओलंपिक में कौन कौन से खिलाड़ी हुए जिन्होंने अच्छे गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि हाल ही के हम कुछ उदाहरण उन्हें देकर बता सकते हैं कि बेटा जैसे कि देखिए मनु भाकर हैं। ठीक है। और नीरज चोपड़ा हैं, इनके उदाहरण देकर हम बच्चों को बता सकते हैं। और ये पूरी की पूरी फिर कहानी इन तीनों बहनों की दी गई है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर इसकी माँ और इसके जो मामा हैं, इन्होंने इनका लालन पालन किया। और ये जो कबड्डी को लेकर थी वो बहुत डेडिकेट थी। एक बार ये फिल्म देखने चली जाती हैं, और क्या है कि तो इनके मामा जो है वो उनको ढूंढने आते हैं वहां पर, और इनको खूब डांट लगाते हैं। और इनको जो कबड्डी खेलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और बाद में इनकी एक बहन थी हीरा, वो कबड्डी की कोच भी बनी। ठीक है। इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि वे अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर, स्थानीय आधार पर हो सकता है कि मामा को किसी और अन्य नाम से जाना जाता हो। ठीक है। चलिए, ये कबड्डी की बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ देखें, और क्या देखने को, देखिए एक पॉइंट और मिल रहा है कि हर खेल में कुछ नियम होते हैं, और वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या क्या बदलाव आता है।
ठीक है, तो इस पार्ट में केवल और केवल बात हुई है इतनी, कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट मिले हैं वो हमने कवर किए। अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट का नाम है पार्ट 11, फुलबारी। और फुलबारी मतलब फूलों की बात होने वाली है इस पूरे पाठ में। और फूल ही फूल यानी कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, पूछ लिया जाता है फ्लावर वैली कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के फूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक फैक्ट ये है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए एक चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। तो ठीक है, मधुबनी क्या है? एक चित्रकला है। और इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आप बता देंगे बिहार में। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार के एक जिले का नाम मधुबनी है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो कोई भी ओकेजन होता है, त्योहार होता है या घर में खुशी का कोई भी मौका होता है, तो इस तरीके के चित्र वहां पर बनाए जाते हैं। और खास बात इसकी ये है, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि मधुबनी जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, जहाँ चित्र बनाए जाते हैं, उनमें पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये खास चीज है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्र में क्या-क्या बनाया जाता है? तो इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव-जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है? तो चित्रकारी ये जो होती है, मतलब ये पेंटिंग जो बनाई जाती है, इनमें क्या है कि मतलब इंसान के, जानवर के, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों आदि के जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए प्रेरित करें। उत्तराखंड की बात हुई है तो भारत का जो नक्शा है उसे हमें क्या है, बच्चों को अच्छे से बताना होगा कि बेटा पहले क्या है कि आप हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की आपको समझ होनी चाहिए। तभी तो आप पता लगा पाओगे कि उत्तराखंड कहाँ है। ठीक है, तो हम एक एक करके बच्चों को भारत के जो राज्य हैं उनकी समझ विकसित करें, भारत के नक्शे से बच्चों को परिचित कराएं। अब देखिए फूलों की दुनिया यानी कि फूल दिए गए हैं बच्चों के लिए कि किस किस प्रकार के, कौन कौन सी प्रजाति के फूल है, इनके नाम बताइए। ठीक है, और फूलों के लिए बताया यहाँ पर कि फूलों से मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब देखिए, और फूलों से इत्र भी बनता है और इत्र की बात यहाँ पर होने वाली है, आएगा। अब एक चीज और देखें यहाँ पर, देखिए फूल खाए भी जाते हैं फूल। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। केरल की है यामिनी और अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। और महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश में किस फूल की सब्जी बनाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी। केरल में किस के फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो केले के फूलों की सब्जी। और सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। स्पेशलाइजेशन कर दिया इसने, जगह दे दी, मतलब उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखें आप इसको। ठीक है, चलिए एक चीज और देखें यहाँ पर। ठीक है, बहुत सी फूलों जैसे कि गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो खास पॉइंट है कि पूछ सकता है कि ऐसे कौन से फूल हैं जिनसे रंग बनाए जाते हैं? तो गुलदावरी और जीनिया, याद रखिए। यहाँ पर देखिए कि ये मतलब चित्र दिया गया है और इस चित्र में क्या है, गुलाब जल की बात हो रही है, फूलों से बनता है। और इसमें दादी माँ का नुस्खा बताया है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो और इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अब देखिए ये पॉइंट हमारे लिए खास हो जाता है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? सेंट जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
इत्र की एक छोटी सी सीसी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो कन्नौज जिला। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अब फिर वही करेंगे कि बच्चों को नक्शे में हम उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने को कहेंगे। बच्चों को बताएं कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है, मतलब एकदम प्योर जो वाटर निकल रहा है वो इत्र है। मतलब बहुत सारे हजारों लाखों फूलों में से कुछ मात्रा में ये निकलता है, टॉप क्वालिटी जो है। ठीक है। और यहाँ पर एक ये स्टोरी दी है बच्चों के लिए, बन्ना। यानी कि बन्ना कैसे कहते हैं? देखिए, बन्ना कहते हैं दूल्हा को। बच्चों से पूछें कि उनके इलाके में बन्ने को क्या कहते हैं। चलिए, इसमें और ये फूल दिए हुए हैं, देखिए अलग अलग फूलों का जो प्रयोग है वो सजावट में किया जाता है। ठीक है। गुलदस्ता बनाए जाते हैं। बच्चों को नजदीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुणों जैसे रंग, पत्तियां, गुच्छेदार या खुले इत्यादि के आधार पर समूहकरण करने में मदद करें। और बच्चों से हम कहें कि बेटा कुछ फूल लेकर आओ तुम क्लास में। फूल उन्हें हम बता सकते हैं कि ये देखिए, इस फूल के अलग अलग गुण हैं, इस फूल के हर फूल का अलग अलग रंग है, इसकी पत्तियां हैं, कुछ फूल हैं गुच्छे में हैं, कुछ अलग अलग खिलते हैं। इस तरीके से हम मतलब उनका समूहीकरण करा सकते हैं बच्चों को, मतलब उनकी जो विशिष्टताएं हैं वो बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस पाठ में बात हुई इतनी ही। अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। और अगले पाठ का नाम है पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। इस पाठ में होता क्या है एक्चुअली, कि इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ, और जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ है वैसे वैसे हमारे जो घर हैं वो भी समय के साथ साथ बदले हैं। पहले कच्चे घर हुआ करते थे, फिर पक्के घर आए, और फिर अब बड़ी बड़ी इमारतें आई। पूरी की पूरी यही बात इसके अंदर कही गई है। और इसमें जो बात कही गई है, मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। तो एक व्यक्ति है चेतन दास, और वो अपने पुराने समय के बारे में बता रहा है कि आज से लगभग 60 साल पहले डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना है। देखिए, यहाँ पर ये ट्रेन आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत से लोग, मतलब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान से बहुत से लोग भारत आकर बस गए थे। तो ये उसी समय का सीन यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस चित्र को, इस सीन को देखकर आपको गदर पिक्चर की याद आ रही होगी। उसमें भी तो यही सीन है ना? अब चलिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजों से भारत की आजादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। अब ये पाठ हम याद करें उससे पहले हम बच्चों को बता दें कि बेटा देखिए, अंग्रेजों से हमें आजादी कैसे मिली। ठीक है। और देश का बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, अब अलग अलग हो गए हैं। दोनों के हम नक्शे बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है। अब ये व्यक्ति है जो कि कहानी सुना रहा है कि उस समय पाकिस्तान में रहते थे, और वो छोड़कर भारत यानी कि दिल्ली आ गए। और उन्होंने यहाँ पर क्या है कि कुछ दिन वो एक कैंप में रहे, और उन्हें पास का एक गांव था सोहना गांव, वहां पर उन्हें जमीन मिल गई। अब वहां पर वो अपना एक घर बना रहे थे। ठीक है। और घर बनाते हैं, वो कच्चा घर बना रहे थे। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पहले के जमाने में जो जमीन है उनको क्यों लीपा जाता था गोबर मिलाकर, तो क्या होता है, इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। और अब छत बना रहे थे, तो छत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, मतलब एक फ्रेम पर चारों दीवारों को टिका दिया, और लकड़ी को दीमक ना लग जाए। ठीक है। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। ठीक है। तो इनका एक घर तैयार हो जाता है, बिल्कुल एकदम पुराना कच्चा घर। ठीक है। और जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे वैसे इनका घर भी बदलेगा, देखिए आगे चर्चा करेंगे।
सोहना जो गांव है वो हरियाणा में है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें तो हम हरियाणा बताएंगे मैप में भारत के में। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल हुई थी। देखिए आसपास जो चीजें मिल गई, कच्चा घर बनाया था उन्होंने, जो वातावरण में परिवेश में आसपास जो भी चीजें थी उनसे मिलकर उन्होंने घर का निर्माण कर लिया। आसपास मिलने वाली इन चीजों और उनके इस्तेमाल पर चर्चा करें। तो लकड़ी लाए, जैसे वो गोबर लाए, मिट्टी लाए, पत्ते लाए। ठीक है, ये चीज इनके मकान निर्माण में हुई थी। मकान में बदलाव, अब क्या हुआ, वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। ठीक है, समय जैसे जैसे बीतता गया, ठीक है, तो उसने क्या किया, एक कमरा अपना सीमेंट का बनवा लिया। और धीरे धीरे सीमेंट का कमरा बनवा लिया उसने, एक मतलब वहां पर एक अपने लिए रसोई भी बनवा ली। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, कुछ समय के बाद उसकी शादी हो जाती है सुमन के साथ। ठीक है, और ये लोग ऐसे आंगन में बैठकर खाना खाते थे। देखिए, ये दिया गया है इस चित्र में। बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। देखिए आज के ज़माने में जो शौचालय हैं वो कैसे हैं, पक्के हैं। ठीक है, और मतलब पाइप सिस्टम है। ठीक है, तो लेकिन पुराने समय में जो शौचालय हुआ करते थे वो किस तरीके के हुआ करते थे, तो बच्चों से कहेंगे अपने दादा दादी से ये चीज़ पता करना। चलिए, अब क्या है कि ऐसे ऐसे बदलाव हुआ, उसके दो बेटे हुए और एक बेटी हुई। समय बीतता गया, उसके बच्चों के क्या है, बड़े हो जाते हैं उसके बच्चे। ठीक है, बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वे ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है। तो ये गलत है। देखिए मतलब जो कहें जैसे छुआछूत कहें या अस्पृश्यता का जो अंत है, वो संविधान में हमारे में इसके लिए अलग से आर्टिकल दिया गया और इसका अंत कर दिया गया है। ठीक है, अब सभी लोग समानता के साथ रह रहे हैं, लेकिन आज भी क्या कोई ऐसी जगह है। तो बच्चों से हम इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। अब देखिए उसका एक बच्चा है, मतलब जो कि नौकरी लग जाती है और दिल्ली जाकर रहने लग जाता है। और जब वो दिल्ली जाता है अपने बच्चे के पास, वो तो देखता है कि दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं और बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये मकान का निर्माण हो रहा है। चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहां बच्चों को ले जाया जा सकता है। वहां पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाइए। जब बच्चों को हम ले जाएंगे तो वहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को देखेगा, परिवेश से उन परिवेश में रहकर उन चीजों को क्या करेगा, सीखेगा। वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखेगा काम करते हुए, तो उसको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि मकान का जो निर्माण है वो किन किन चीजों से निर्मित हो रहा है, कैसे कैसे लोग उसे बना रहे हैं, क्या क्या कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर हो सके तो जहां इमारत बन रही है वहां बच्चों को लेकर जाएं और बच्चों और कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलाएं, मतलब जो लोग वहां काम करते हैं उन लोगों को हम स्कूल में बुलाएं, उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत करें। ठीक है, तो बस इस पार्ट में इतना ही है। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो वीडियोस को आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वही। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।